वेलकम एवरीवन। आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर कॉन्वेक्स सेट्स। कॉन्वेक्स सेट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से आपको 10 से 12 सवाल तो मिलने ही चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और अगर हम बात करें आगे चैप्टर्स में इसके इन्फ्लुएंस के हिसाब से तो जीरो इन्फ्लुएंस है, यानी इस चैप्टर को आप बिल्कुल अलग थलग करके पढ़ सकते हैं। इसका कोई यूज आगे नहीं आने वाला। कहीं कहीं बातें हम करते हैं कॉन्वेक्स सेट की, लेकिन कॉन्वेक्स सेट का कहीं भी कोई दमदार यूज आगे नहीं आने वाला। लेकिन अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कुछ लीनियरिटी से ये जुड़ा हुआ है। जो आपने लीनियर ट्रांसमिशन पढ़ा है बीएससी सेकेंड ईयर में, उससे थोड़ा जुड़ा हुआ कनेक्टिविटी आपको इसमें लगेगी। थोड़ा रियल नंबर सिस्टम है इसके अंदर, थोड़ा सा जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, थोड़ी सी ज्योमेट्री है, थोड़ा थोड़ा काफी सारा है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। लेकिन चैप्टर पसंद आता है बच्चों को, सबको, क्योंकि इसमें एक अकेला चैप्टर है जिसमें कैलकुलेशंस नहीं है। बाकी समझ में कैलकुलेशंस ज्यादा भरी हुई हैं। तो सबसे पहले लीजिए इसमें यूक्लिडियन स्पेस। जो स्पेस आप लोग जानते हो वो थ्री डायमेंशनल स्पेस है। थ्री डायमेंशनल स्पेस में सारी कहानी आके खत्म हो जाती है, लेकिन वैज्ञानिक विचार कर रहे हैं कि इससे भी आगे शायद हम डायमेंशन में जा सकते हैं। 3 डायमेंशन तक हम देख रहे हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। लेकिन 4 डायमेंशन की भी परिकल्पना आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कहीं ना कहीं। और अगर कहीं 4 डायमेंशन मिलती है तो उससे जुड़ा हुआ जितना गणित चाहिए होगा वो आज ही हमारे पास उपलब्ध है। यूक्लिडियन स्पेस उसी के बारे में बात करता है। यूक्लिडियन स्पेस इज एन एन डायमेंशनल स्पेस। मतलब आप 2 3 4 की बात नहीं करेंगे, कितने भी डायमेंशन, मतलब अगर 4 डायमेंशन आपके पास है तो हो सकता है फिर और डायमेंशन भी हो। तो हम एन डायमेंशनल स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, उसको यूक्लिडियन स्पेस नाम दे रहे हैं। एन डायमेंशनल स्पेस denoted with r to the power n और e to the power n। e फॉर यूक्लिड, एक मैथमेटिशियन का नाम है, इज नोन एज ए यूक्लिडियन स्पेस। अब इसमें चलेगा एन कोऑर्डिनेट सिस्टम। en की बात करें तो इसमें x1 x2 एंड सो ऑन xn एन कोऑर्डिनेट से बात चलेगी। और यहां पर जितने भी एक्साइज हैं ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। और इसमें कोई भी पॉइंट आप बात करें तो पॉइंट को एक्स फॉर्म में हम डिनोट कर लें, तो x इज एनी पॉइंट इन ई एन और आर एन, तो ये एन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा। इसी का ही जो पर्टिकुलर केस है आपका 2 डायमेंशन में, जो कार्टेशियन एक्सेस होती हैं उनमें ले सकते हैं। इसी का ही पर्टिकुलर फॉर्म 3 डायमेंशन में, जो आपका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स लेके चलते हैं, एक्स वाई जेड एक्सेस में, उसको लेके चल सकते हैं। तो 2 कोऑर्डिनेट में R2, 3 कोऑर्डिनेट में R3 और n कोऑर्डिनेट्स में Rn के रूप में इसको लिखा जाएगा। इसी में आगे लीजिए हाइपर प्लेन। ए प्लेन इन यूक्लिडियन स्पेस, ए प्लेन इन R to the power n is called a hyperplane।
जैसे हाइपर प्लेन की हम बात करें तो हाइपर प्लेन के लिए आपको n डायमेंशन में जाना पड़ेगा। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू डी। सी एक्स इज इक्वल टू जेड। अगर कोई पॉइंट हम ले रहे हैं इसके अंदर तो सी एक्स इक्वल टू जेड फॉर्म में लिया जाएगा और x is equal to x such that cx is equal to z is called, is denoted for a hyperplane. जैसे अगर हम बात करें प्लेन की, तो प्लेन जो है पूरे ब्रह्मांड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मान लीजिए बोर्ड का प्लेन ले लें, तो बोर्ड का प्लेन इतना ही प्लेन नहीं है, आप इसको इधर इन्फाइनाइट लीजिए, इधर इन्फाइनाइट लीजिए, इधर इन्फाइनाइट, इधर इन्फाइनाइट, और सब बढ़ाते चले जाइए, तो पूरा ब्रह्मांड 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक इस प्लेन के इधर, एक इस प्लेन के पीछे, और इस प्लेन के ऊपर। तो हाइपर प्लेन को भी हम यही कह सकते हैं कि यूक्लिडियन स्पेस को ये 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक इसके आगे, इसके पीछे, और एक इसके ऊपर। नीचे ऐसी कोई चीज ही नहीं होती, नीचे जैसी कोई चीज नहीं होती। आपके नीचे क्या है, नीचे ऐसी कोई चीज नहीं होती, आगे या पीछे कह सकते हैं आप। प्लेन है तो प्लेन के आगे होगा या पीछे होगा या इसके ऊपर होगा। ऊपर नीचे पृथ्वी पता चलते हैं आपको, स्पेस में ऊपर नीचे से चीज ही नहीं है भाई। आप नीचे कैसे कह रहे हैं, नीचे कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही उसको नीचे कह रहे हैं आप, स्पेस में ऐसा है ही नहीं। स्पेस में तो मतलब डायरेक्शन ही नहीं है। तो यहां पर जब बात करते हैं हाइपर प्लेन की, तो हाइपर प्लेन भी पूरे आरएन को 3 पार्ट से डिवाइड करेगा। तो इसमें जो है 3 पार्ट से डिवाइड कर रहा हूं मैं। ओपन हाफ स्पेसेस, नंबर 3rd डेफिनेशन, ए हाइपर प्लेन divides whole Rn into 3 parts, namely पहले लेते हैं x1। x1 के अंदर कोई भी x आएगा, Rn से तो आएगा ही आएगा, सारे Rn से लेने हैं, such that Cx is greater than Z। x2 x contained in Rn such that Cx less than Z। और x3 कहें या x कहें इसे, x contained in Rn such that Cx is equal to Z। तो ये तो हाइपरप्लेन ही है, ये दोनों ओपन हाफ स्पेसेस हैं। ये आपका हाइपरप्लेन है। इसी में क्लोज्ड हाफ स्पेसेस भी होते हैं। क्लोज्ड हाफ स्पेसेस, क्लोज्ड हाफ स्पेसेस में मान लीजिए x1 लिखा आपने, तो x कंटेंट इन Rn सच दैट Cx is greater than equal to Z। x2 x contained in Rn such that Cx less than equal to Z। ये दोनों क्लोज्ड हाफ स्पेसेस हैं। क्लोज वाला उसमें बाउंड्री भी साथ में आ जाएगी।
नेक्स्ट डेफिनेशन कर दो चेंज। नंबर 5, हाइपरस्फीयर। हाइपरस्फीयर is sphere in Rn given by modulus of x minus a is equal to r, r small r ले लेते हैं। Modulus x minus equal to r is called a hypersphere। अभी हाइपरस्फीयर के लिए जैसे आप 2 डायमेंशन में बात करते हैं, x माइनस x1 का स्क्वायर, y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इस सर्किल हो जाता है। जब 3 डायमेंशन में बात करते हैं, इसी में x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन जब हम n डायमेंशन में बात करते हैं तो इस x कोऑर्डिनेट के अंदर खुद n कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहां पर आपको करना पड़ेगा x1 माइनस a1 का स्क्वायर, x2 माइनस a2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, xn माइनस an का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर is also a representation of hypersphere। Note, in 2D, a hypersphere is a circle। 2D यानी कि आपका R2। In 3D, R3, a hypersphere is a usual sphere। तो ये हुआ हाइपरस्फीयर। इसके बाद में लीजिए वन मोर डेफिनेशन, एप्सिलॉन नेबरहुड। एप्सिलॉन नेबरहुड, इसी पॉइंट ए का एप्सिलॉन नेबरहुड। लेट एनी ए कंटेन्ड इन Rn, then the set say n of the points x, definitely from Rn, such that x minus a mod is less than epsilon, or given epsilon greater than 0, epsilon is positive, is called an epsilon neighborhood of A। एक तरह से आप देखें तो हाइपरस्फीयर यही है, उसका रेडियस एप्सिलॉन है और सेंटर ए है। An epsilon neighborhood
of A contained in Rn is a hypersphere. हमेशा एक हाइपरस्फीयर होगा. नंबर 7, इंटीरियर पॉइंट्स. इंटीरियर पॉइंट, अगर हम किसी पॉइंट को इंटर पॉइंट कह रहे हैं किसी सेट के लिए, तो उसके हर एक पॉइंट के अबाउट कम से कम एक एप्सिलॉन नेबरहुड सी में होना चाहिए. एनी पॉइंट A is said to be an interior point of a set capital A contained in Rn if there exists some epsilon greater than 0 such that x minus a mod less than epsilon such that the hypersphere is contained in A. A के अंदर कंटेंट होना चाहिए ये, तो इंटर पॉइंट कहेंगे. कोई भी सेट है आपके पास, और अगर इसमें कितने पॉइंट है, इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ये इंटर पॉइंट है या नहीं, तो इसके अबाउट एक हाइपरस्फीयर इसमें आ जाना चाहिए. अगर उल्टा हो, मतलब बाहर हो जाए पॉइंट, तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा. कम से कम एक हाइपरस्फीयर ऐसा जरूर मिल जाएगा जो इसके बाहर इसको कंटेंट नहीं कर, इसके अंदर कंटेंट नहीं होगा. इंटर पॉइंट के बाद में आ जाइए ओपन सेट. एक एक पॉइंट और लेते हैं, बाउंड्री पॉइंट. बाउंड्री पॉइंट आप लोग रियल नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ा था, सिलेबस में नहीं था आपके, लगभग वही बात है. बाउंड्री पॉइंट के लिए हम कह रहे हैं कोई पॉइंट बाउंड्री पॉइंट है, तो इसी पॉइंट को जब बाउंड्री पॉइंट कहा जाएगा, तो उसके अबाउट जब भी कोई भी हाइपरस्फीयर बनाएंगे, तो उसके अंदर कुछ पॉइंट सेट से बाहर के आएंगे और कुछ पॉइंट सेट के अंदर के आएंगे. ए पॉइंट A contained in Rn is said to be a boundary point is said to be a boundary point said to be a boundary point of A if for every epsilon greater than 0 the hypersphere the hypersphere x minus a mod less than epsilon contains points outside A as well as inside A. ए के बाहर और ए के अंदर दोनों तरफ के पॉइंट्स यहां पर होंगे. ऐसे पॉइंट को कहते हैं बाउंड्री पॉइंट.
ओपन सेट। अगर किसी सेट को ओपन सेट कह रहे हैं तो उसके जितने भी पॉइंट्स हैं सब उसके इंटीरियर पॉइंट्स होने चाहिए। A set capital A contained in Rn is said to be open if every point of A is an interior point. Is an interior point of A. Number 10. Close set. A set A contained in Rn is said to be closed if every boundary point of A is contained in A. अगर ए का हर एक बाउंड्री पॉइंट ए के पास है तो हम कहेंगे कि ए एक क्लोज सेट हो गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन। लाइन। लाइन, स्ट्रेट लाइन। अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन का मतलब होगा कि एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उसे दिया जाए। जैसे आप पहले लिखते थे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लाइन के लिए। तो यहाँ पर भी उससे मिलता जुलता फॉर्मेट लिखेंगे, लेकिन स्केलर्स को हम डिजाइन करके। ए लाइन इन ए यूक्लिडियन स्पेस is the set of points obtained on joining points x1 and x2 in Rn. Then जैसे x लिखा मैंने कोई सेट, इसके अंदर कोई भी x आएगा तो Rn से आएगा, और उसके लिए लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये पूरी तरह से इसके अंदर आना चाहिए। इसका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे आप, लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2, ये कॉम्बिनेशन में आएगा। x इज इक्वल टू लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2। यहाँ पर जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 है ये कोई भी रियल नंबर्स है। अगर x की वैल्यू लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 के बराबर हो जाती है और इसमें जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 है का सम 1 रहने वाला, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 और रहेगा। इसी फॉर्मेट को आप एक और तरह से लिख सकते हैं,
x contained in Rn such that lambda x plus 1 minus lambda x2 इज इक्वल टू x, और यहां पर जो लैम्डा है, लैम्डा इज एनी रियल नंबर। अब देखिए दोनों से एक ही चीज निकल करके आएगी। अगर आप लैम्डा को लैम्डा 1 कर लेते हैं कि लैम्डा 2 हमारा 1 माइनस लैम्डा के बराबर हो जाएगा। ऐसे देख सकते हो लैम्डा 2 का मान हो गया 1 माइनस लैम्डा 1। ये एग्जैक्टली सेम चीज है। तो जो लाइन की बात करेंगे तो लाइन इनफाइनाइट डायमेंशनल है, तो इनफाइनाइट सेट जाएगी ये। इसके बाद नंबर आता है लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जो है लाइन का एक टुकड़ा है, तो उसमें कन्फाइन करना पड़ेगा। तो कन्फाइन करने के लिए जैसे 2 पॉइंट आपने लिए x1 x2, उन्हीं के बीच के पॉइंट्स आएंगे। ए लाइन सेगमेंट in Euclidean space Rn is defined and denoted by the set x। यहां पर जो सेट है हमारे पास पॉइंट्स आएंगे x कंटेंड इन Rn, और इसमें जो आपके पास सेगमेंट पॉइंट्स आने वाले हैं उनके लिए लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 इज इक्वल टू x तो हम रख ही रहे हैं। यहाँ पर जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, ये दोनों के दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे और का सम 1 रहेगा। यानी यहां से ये भी कहा जा सकता है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों 0 और 1 के बीच में रहने वाले हैं। सम भी 1 रहेगा और इनका मान जो है हमेशा 1 के बीच में लाई कर जाएगा। तो लाइन सेगमेंट में और लाइन में डिफरेंस है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के 0 1 में बीच में। सम तो 1 अब भी आ रहा है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर का मान कभी नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है, नहीं कुछ भी वैल्यू हो सकती है लैम्डा 2 की, दे कैन बी एनी रियल नंबर। यहाँ पर जो कन्फाइंड है ये 0 1 के बीच में रहेंगे। तो ये आपका लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। उसके बाद लीजिए इसमें नंबर 13 पैरेलल हाइपरप्लेन। टू हाइपरप्लेन्स को हाइपर लेते हैं, लेट x1 एंड x2 बी टू हाइपरप्लेन। गिवन बाय 1x is equal to z is equal to z1 and c2x is equal to z2। दो हाइपरप्लेन लिए इसमें, और यहां पर दोनों हाइपरप्लेन पैरेलल होंगे, देन both are parallel if there exists some scalar lambda such that c1 equal to lambda c2।
नंबर 14, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। अब देखिए नाम आ गया कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स इन आर एन। लेट x1 x2 and so on xn be any points in Rn, then a linear combination given by lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus and so on lambda n xn is called a convex combination of points x1 x2 xn if जितने भी ये लैम्डा आईज हैं ये सारे के सारे 0 1 के बीच में हैं और इन सबका सम 1 के बराबर है। भी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n है, ये सारे 0 1 के बीच में रहेंगे और इनका सम हमेशा 1 रहेगा। तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन या कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन। इसी में पर्टिकुलर केस, हाँ जी, एक मिनट लीजिए। Will you change? इसी में लीजिए पर्टिकुलर केस, convex combination of 2 points वाले 2 पॉइंट्स हैं आपके पास x1 x2, तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लिखना है। x इज इक्वल टू हम कर देंगे लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 is called a convex combination of 2 points x1 and x2 if both lambda 1 and lambda 2 are between 0 and 1, the property that lambda 1 plus lambda 2 is also 1, lambda plus lambda, वही है पूरा जैसे n पॉइंट्स के लिए था वैसे 2 पॉइंट के लिए लिया, लेकिन जो 2 पॉइंट का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है ये ज्यादा यूज होगा पूरे चैप्टर के अंदर। Now comes the definition of convex set.
let any let x be any subset, let x be any subset, any set in R to the power n, then x is said to be a convex set if convex combination convex combinations of any 2 points in x also lies in x, x के अंदर मौजूद जितने भी पॉइंट्स हैं के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस उसी में आने चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि उस सेट के अंदर ज्योमेट्रिकली बात करें तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट को मिलाने लाइन, 2 पॉइंट्स कोई भी लेंगे उनको मिलाने वाली लाइन उसी सेट के अंदर आनी चाहिए ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं इस चैप्टर में। ज्योमेट्रिकली लाइंस ज्वाइनिंग any 2 points of x must lie in x. For example, ये सर्किल लीजिए आप, सर्कल एक कॉन्वेक्स सेट है। इसके अंदर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उनको मिलाने लाइन इसी के अंदर आएगी। कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, एक सर्कल एक कॉन्वेक्स सेट है। अगर आप एक एलिप्स लेते हैं ये भी एक कॉन्वेक्स सेट है। अगर आप एक ट्रायंगल लेते हैं ये भी एक कॉन्वेक्स सेट है। आप एक पेंटागन लेते हैं ये भी एक कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट कौन से जो नहीं है, लाइन भी कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा, अभी आगे चल के बात करेंगे। ये एनुलर रीजन मतलब जैसे फैन की डिस्क होती है ना ऊपर वाली, फैन प्लेट जो होती है तो बीच वाला हिस्सा नहीं होता, ये एक कॉन्वेक्स सेट का एग्जांपल है। जैसे आप 2 पॉइंट यहाँ लीजिए, ऊपर वाली लाइन इसमें नहीं आएगी, इसमें ये वाला हिस्सा नहीं है अंदर वाला। कोई रिंग ले लें आप जैसे ये भी कॉन्वेक्स सेट नहीं है। 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन इसमें नहीं आ रही है, ठीक है। और सर्कल में भी अगर आपने सर्कुलर रिंग ले लिया ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, ये तो सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क। और सर्कुलर रिंग ले लिया ये भी, ये नहीं है। तो 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जब बनाएंगे तो इस पे पार्ट में आएगी, इस रिंग का हिस्सा नहीं है। मेरे बात को मतलब रिंग इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट, डिस्क इज ए कॉन्वेक्स सेट, ellipse is a convex set, elliptic wire is not a convex set। तो ये मतलब कॉन्वेक्स सेट के लिए कोई भी 2 पॉइंट अगर लेंगे, ठीक है, एरिया होना भी तो चाहिए ना आपके पास। हाँ रिंग रिंग में भी एरिया होता है, अच्छा इस वाले सर्कुलर रिंग, हाँ इसमें नहीं है, इसमें एरिया नहीं है, इसमें वायर है केवल। वायर के 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे
जो लाइन इसमें नहीं आ पाएगी। तो ये कॉन्वेक्स सेट का हमारा काम रहेगा। और अब इस पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, कुछ तो डेफिनेशन और हैं वो करके सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। मेरे ख्याल है ये चैप्टर आपका कल शायद खत्म हो जाएगा, कल या परसों में खत्म हो जाएगा, कल या परसों में खत्म। हाँ, छोटा ये इसलिए है क्योंकि इसकी अगर ऑब्जेक्टिव सेंस की बात करें तो जल्दी सवाल हो जाएगा। अगर कॉन्वेक्स सेट को हमें मैथमेटिकली प्रूव करना हो तो समय ज़्यादा लगता है। अगर इलिप्स को कॉन्वेक्स सेट प्रूव करना हो तो आपको मैथमेटिकली डिजाइन करना पड़ेगा कि उसमें कोई भी दो पॉइंट लेंगे, उनका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे, वो कॉन्वेक्स सेट का जो बनेगा वो इसके अंदर आना चाहिए। काफ़ी टाइम लेता है। लेकिन अगर हम बात करें सीधे सीधे ज्योमेट्रिकली तो एक ऑब्जर्वेशन बच जाएगा। यहाँ क्योंकि हमारा एमसीक्यू का पर्पस है, ये सवाल बहुत जल्दी निपट जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ खत्म करते हैं क्लास को। एवरीवन।